जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोषण की आवश्यकता बच्चों हम सभी को पड़ती है। जितने भी जीवित प्राणी आप लोगों को दिखाई देते हैं आपके आसपास में, उन सभी को वृद्धि और विकास करने के लिए, जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को करने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं हम लोगों की, तो हम पोषण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं या फिर अनाज खाते हैं। वहीं पर अगर दूसरे प्राणियों की बात करें, जैसे कि शेर की बात करें, तो वो पोषण को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मीट खाते हैं। गाय भैंसों की अगर हम बात करें तो वो पोषण को प्राप्त करने के लिए पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो इस तरीके से पोषण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थों को खाते हैं, भोजन को खाते हैं। अब सवाल उठता है ये कि क्या सिर्फ पोषण की आवश्यकता जानवरों को ही होती है? नहीं बच्चों, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो कितना भी छोटा प्राणी है, चाहे कितना भी बड़ा, उन सभी को पोषण की आवश्यकता होती है। वो बात अलग है कि पोषण प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। अगर हम बात करते हैं चींटी की, बहुत ही छोटा सा प्राणी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो पोषण प्राप्त नहीं करते होंगे? अरे भैया, वो भी खाते हैं। अगर गलती से आप लोगों से चीनी का दाना ऑफ कोर्स यस, तो चीनी का दाना कहीं गिर जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि चींटी बहुत सारे जो ना इकट्ठा हो जाती है वहां पर, और वो उसको कहीं ना कहीं ले जाते हैं और वो अपने घर तक लेकर जाते हैं, जिसे एंथल्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो वहां तक वो लेकर जाते हैं, उसके बाद वो उसे बांटते हैं और खा लेते हैं। तो कहने का मतलब पोषण तो वो भी प्राप्त कर रहे हैं। तो पोषण हर एक जीव को रिक्वायर्ड होता है, उसको जरूरी होता है, तरीके अलग अलग है। तो क्या पादपों में भी पोषण की आवश्यकता होती है? ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पादपों में भी पोषण की आवश्यकता होती है, पादप भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पर सवाल उठता है कि हम जीव जंतु तो खाना खा लेते हैं और पोषण मिल जाता है, लेकिन क्या पादप भी खाना खाते हैं? क्या उन्हें भी हमारी तरह खाना बनाने की जरूरत पड़ती है? क्या उनके लिए कोई अलग विधि तो नहीं है? तो ये सब कुछ आज हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे और जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस अध्याय को आप आखिरी तक समझेंगे बच्चों। हर रोज हम 30 मिनट की क्लास जो है वो लेंगे, और जिसके अंदर हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस पाठ को, पादपों में पोषण। पहला अध्याय है हमारे विज्ञान का, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बच्चों, इंग्लिश माध्यम के लिए अलग से अपलोड की गई है वीडियोस, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। कक्षा 6ठी में आप लोगों ने पढ़ा था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि हम पोषण के स्वरूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के घटकों को लेते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें बेटा ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कोई भी कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर का ढांचा तैयार होता है प्रॉपरली। उसके बाद वसा जो है वो हमें ऊर्जा देती है। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत देती है। खनिज भोजन की आवश्यकता हमें बहुत कम मात्रा में होती है, पर पड़ती है। भोजन के ये सभी घटक, जितनों के नाम मैंने लिए हैं बेटा, ये सभी हमारे शरीर के लिए अभिन्न, यानी कह सकते हो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी इनके बिना हमारा पोषण पूरा नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ बेटा हमारे शरीर को जल की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हमने खाए हैं वो शरीर के सभी अंगों तक अवशोषित होकर पहुंच सके। साथ ही हमारे शरीर का तापमान भी बना रहे और हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को निकालने में भी मदद हो। ये तीनों चीजें जो हैं जल की वजह से ही हो पाती है। यानी अगर आपके शरीर में जल की कमी हो जाएगी बेटा, तो आपके शरीर से मल प्रॉपरली नहीं निकलेगा, यानी अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा, आप बार बार बीमार पड़ेंगे। साथ ही आपका टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा, बुखार जैसी महसूस होगा आपका, मतलब उसकी जैसी फीलिंग आएगी आपको, और बुखार जैसा जैसे फीलिंग आएगी तो आपको थकान भी महसूस होने लगेगी और कोई भी कार्य करने का मन नहीं करेगा। तो पानी जो है लगातार पीते रहना चाहिए आपको, 7 से 8 ग्लास डेली, ठीक है। अब ये सभी चीजें तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सभी जो है वो अपना खाना खाते हैं, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा खाना कौन बनाता है? आपके घर में आपकी मम्मा बनाती हैं। कहां पर बनाती है? किचन में बनाती है, रसोई घर में। और वो भोजन बनाने के लिए उन्हें कच्चा पदार्थ कहां से मिलता है? तो वो लाते हैं पापा, सब्जियां और फल इत्यादि जो उन्हें चाहिए होता है भोजन को बनाने के लिए, या फिर जो अनाज वगैरह होते हैं वो सब हमारा मार्केट से कौन लेकर आता है? पापा लेकर आते हैं। बनाने का काम कौन करता है? मम्मियां बनाती हैं। कहां पर? रसोई घर में। तो वो जो भोजन तैयार होता है वो कहां तैयार होता है? रसोई में, और हम अवशोषित कर लेते हैं, खा लेते हैं। पर क्या पौधे भी इसी तरीके से भोजन को अवशोषित कर लेते हैं या फिर भोजन को खाकर पचाते हैं? तो वो हम जानेंगे अब। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, बात तो बिल्कुल सही है। पादपों में भी भोजन की आवश्यकता होती है और वो भोजन जो है बना सकते हैं।
परंतु मानव जो है वो और उसके साथ साथ कई और प्राणियां जो हैं वो भोजन नहीं बना सकते हैं। जैसे चींटी, चींटी बेटा भोजन नहीं बना सकते हैं, वो सिर्फ दूसरे के भोजन को खा सकते हैं। हम लोग भी भोजन नहीं बना सकते। आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, किचन में तो हमारी मम्मी बनाती है भोजन। बेटा भोजन बनाती हैं, सिर्फ हम उसको स्वाद देते हैं। भोजन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है उसको थोड़ी कोई घर पे बना सकता है। अब मैंने कहा कि घर पे मैंने कच्चा चावल बनाया, अरे ये थोड़ी पॉसिबल है, उसको तो आपको पौधों से ही लेना पड़ेगा, खेतों से ही लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरे पास जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, कहाँ से आई, ये सब खेतों से आए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भोजन हम बेशक किचन में जाकर उसको बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, खाने योग्य बना लेते हैं, यानी हम उसे स्वादिष्ट बना लेते हैं। पर ये कहें कि पूरा भोजन हमने बनाया है तो बिल्कुल गलत है। भोजन के लिए कच्चा पदार्थ हम बाहर से लेते हैं, पर पौधे जो है बेटा वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिखा हुआ है वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है किस पर? पौधों पर। क्या आपको नहीं लगता? क्या आप पौधों पर निर्भर है? आप कोई भी ऐसी चीज सोचो जो खाने योग्य हो और सोचो कि क्या वो पौधों से नहीं आता। आप मान लो कहते हो कि मैं खीर बनाऊंगा, खीर बनाने के लिए आपको चाहिए चावल, आपको चाहिए ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवे। वो कहाँ से आता है? वो आपको मिलता है पौधों से, है ना। उसके बाद बेशक अगर आप ये कहें कि दूध हमें मिलता है जानवरों से, लेकिन आप ये कहें कि सारी चीजें जो है वो सिर्फ हम जानवरों से प्राप्त करके खा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अनाज के दाने आपको कहाँ से मिलते हैं? पौधों से। तो हमारे आसपास में जितने भी प्राणी खाना खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं बेटा, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पर निर्भर करते हैं? पौधों पर। क्या लगता है शेर पौधों पर निर्भर नहीं करते? सोचकर बताना आंसर। बताओ क्या लगता है आपको, क्या शेर यानी कि जो लॉयंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं या फिर लेपर्ड्स वगैरह होते हैं, क्या ये सब जो मांसाहारी होते हैं, क्या ये सब पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं करते? व्हाट डू यू थिंक? करते हैं? यस ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो दूसरे जीवों को खाते हैं। जैसे मान लो हम शेर का उदाहरण लें, शेर जो है वो हिरन को खाता है या जेब्रा को खाता है या फिर हाथी को खा लेता है मान लो। तो अगर वो इन सबको खाता है तो ये सब क्या खाते हैं? ये सब खुद क्या खाते हैं? ये सब खुद पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं। अब अगर पौधे पत्ते ये खा रहे हैं तो इनके शरीर के अंदर पोषण कहां से आएगा? पौधों से। और फिर इनको कौन खाता है? शेर। तो शेर के अंदर पोषण कहां से आएगा? तो हिरन से या फिर हाथी वगैरह से। तो इन सब के अंदर पोषण कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो पौधों से ही आता है। अगर मैं बात करता हूं कि हिरन जो है वो पौधे खाता है, पत्ते खाता है, तो यह प्रत्यक्ष हो गया, सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि वो पौधों पर निर्भर है। वहीं पर अगर हम शेर की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से पत्ते नहीं खा सकता। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट रूप से। मैंने कहा शेर को जो पत्ते खिला दो, नहीं खा सकता भाई, वो नहीं डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन वो हिरन को खाता है, हिरन खुद पत्तों को खाता है, तो कहीं ना कहीं वो हिरन पर निर्भर है और हिरन पत्तों पर निर्भर है। तो अप्रत्यक्ष रूप से शेर भी कहीं ना कहीं पादपों पर, पौधों पर, पत्तों पर निर्भर करता है। अब बूझो के दिमाग में आता है, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। भैया हमारे घर में भोजन मम्मी बनाती है और ये हम सभी जानते हैं। भोजन बनाने के लिए उन्हें कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हमारे पापा जो है मार्केट से खरीद कर लाते हैं, परचेज करके लाते हैं। ये सब बातें हमें पता है। पर सवाल ये उठता है कि पौधों में जो भोजन है वो किस प्रकार तैयार किया जाता है, कौन कौन से जो कच्चे पदार्थ है उनकी आवश्यकता होती है इनको, ये सब हम जानने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है 1.1 पादपों में पोषण विधि। जो ऊपर सारी बातें आपने की बेटा, ये सब हमारा इंट्रोडक्शन था, यानी इस पाठ में हमें क्या कुछ कैसे पढ़ना है वो सब जाना हमने। अब हम जान रहे हैं पादपों में पोषण की विधियों के बारे में। पादपों में पोषण की जो विधि है ये बहुत ही सरल विधि है बेटा। वो क्या करते हैं, उनके शरीर में पाया जाता है बेटा, बताओ, हरित लवक, यानी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं धूप को अवशोषित करते हैं। धूप को अवशोषित करने के बाद वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इससे वो बनाते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थ, स्पेशली अगर आप कहें तो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो बनाते हैं बस, और वो उसको फिर पचा लेते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं किसकी मदद से? प्रकाश की मदद से। और इस विधि को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्यों कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि प्रकाश के द्वारा यह संश्लेषित होता है। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, और प्रकाश
संश्लेषण का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा बनाना। यानी अगर हमारे आसपास में प्रकाश ना हो बेटा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही ना हो पाए। यही वजह होती है कि रात में पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखाते हैं, क्योंकि रात में धूप नहीं होती है। दिन में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि दिन में जो है बेटा वो धूप से अपनी ऊर्जा लेते हैं। यही सारी बातें आपको समझनी है और यहां पर गौर फरमाना है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल यानी कि ये उनके कच्चे पदार्थ हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, पानी इन आदि की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी वो जड़ों से, हवा से आदि से ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की उन्हें आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास कहां से आता है? हवा से। उनके पास जल कहां से मिलता है? जड़ों की मदद से। खनिज लवण कहां से मिलता है? मिट्टी से। तो ये सब कुछ उनके आसपास में प्रेजेंट होता है, उसको बस अवशोषित करते हैं और भोजन बनाते हैं। पोषण प्राप्त करने के लिए जो पोषण वाले पदार्थ होते हैं, सभी जरूरी जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं, वृद्धि तथा विकास होती है, क्षतिग्रस्त जो शरीर के अंग होते हैं उसकी मरम्मत होती है, रखरखाव होती है, उसे करने में समर्थ होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पोषण ना जाए बेटा तो ना ही हमारा वृद्धि हो पाएगा, ना ही विकास। साथ ही आप कहें तो हमारे शरीर का जो रखरखाव है वो भी नहीं हो पाएगा। रखरखाव से मतलब शरीर का मेंटेनेंस है बच्चों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम दिन भर में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं होती है, जो एकल आप कह सकते हो संरचना इकाई है हमारी, वो कहीं ना कहीं टूटती रहती है, बनती रहती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो अंदर से कमजोर होता रहता है। तो उसके मरम्मत के लिए हमें पोषण की जरूरत होती है, या फिर आप कह सकते हैं पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये पोषक पदार्थ हमें कहां से मिलते हैं? भोजन से। तो ये कह रहा है कि सभी जीवों के लिए शारीरिक संरचनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह हमें कौन देता है? भोज्य पदार्थ। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि पोषण की जो आवश्यकता है वो तो समझ में आ गई, लेकिन अगर पोषण कहते किसे हैं वो पूछ ले तो आप कहेंगे क्या? सभी जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसको उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। जैसे आपने जो कुछ भी खाया बेटा वो आपके शरीर ने पचाया, उसके बाद उसे अवशोषित किया, ये पूरी विधि जो है वो पोषण का हिस्सा है। तो पोषण में ये ना सोचे कि आपने कुछ खा लिया तो पोषण हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ खाने के बाद अगर किसी की उल्टी हो गई बेटा, कुछ खाया और उल्टी कर दिया, तो उसका पोषण कहाँ रहा? तो पोषण का मतलब क्या हो गया कि उसके शरीर के अंदर उसका पाचन होना चाहिए, अवशोषित होना चाहिए, उसका प्रयोग हो जाना चाहिए, तभी वो पोषण का हिस्सा या पोषण का भाग कहलाता है। आगे समझ में? पोषण की यह विधि जिसमें हम सिर्फ कह सकते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी विधि जिसके द्वारा भोजन जो है वो खुद बनाकर कोई पदार्थ लेकर अपना भोजन प्राप्त करता है या खुद तैयार करता है, उस जीव को या ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। और इस तरह के पोषण को हम कहते हैं स्वपोषण। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो हम पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधे बेटा अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इस तरीके से हम कहें कि वो स्वपोषण करते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्व मतलब होता है अपने आप, और पोषी मतलब हो गया पोषण। तो स्वपोषी का मतलब क्या हो गया? अपने आप पोषण। यानी कोई भी ऐसा जीव या जीवित प्राणी जो अपना पोषण खुद ले सकता है उसे हम कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं बेटा? स्वपोषी। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे पादपों को, ऐसे जानवरों को, जीव जंतुओं को हम स्वपोषी कह सकते हैं। लेकिन जीव जंतुओं में कोई भी स्वपोषी नहीं होता है बेटा, उन सभी को पोषण की आवश्यकता कहीं और से होती है, तो उसे हम कहते हैं परपोषी या विषमपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। दो चीजें यहां से हमने सीखी बेटा, एक स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, खुद तैयार करके उसको खाते हैं, अवशोषित करते हैं या फिर उसका पाचन करते हैं। विषमपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से उदाहरण मांगू तो स्वपोषी का उदाहरण क्या होगा? अगर मैं कहूं मैं, आप, कुत्ता, बिल्ली, ये क्या स्वपोषण दिखाते हैं? नहीं, ये सब बेटा विषमपोषी है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इनको किसी और जीव जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है।
तो इसीलिए हम इन्हें स्वपोषी नहीं कह सकते हैं। स्वपोषी वो होते हैं या वो पोषण दिखाते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, पर हमारा जीव जंतु जितने भी हमारे आसपास में दिखाई देते हैं या फिर हम लोग खुद स्वपोषी नहीं है, क्योंकि हम अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो वो बेटा स्वपोषण दिखाते हैं। वो जीव स्वपोषी होते हैं, वो पादप स्वपोषी होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पहले जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। भाई बहुत बड़ा खतरनाक सवाल है ये। सवाल तो उठता है कि आखिर पत्ते ही अपना भोजन क्यों बना पाते हैं। भगवान ने हमें इतना परफेक्ट क्यों नहीं बनाया, या दूसरे जीवों को ऐसा परफेक्ट क्यों नहीं बनाया जिससे वो अपना भोजन बना सकें। नहीं बना सकते, क्या वजह है। तो ये बात पहेली के दिमाग में चलती है। पहेली कहती है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हम अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। बताओ, हम घर में उसे बेशक तैयार कर लेते हैं, उसको स्वाद दे देते हैं, लेकिन बनाते तो नहीं है ना। तो वही कह रहे हैं क्या कि हम लोग अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं दिखा पाते हैं। तो इसके पीछे एक ही राज है या रीजन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बेटा क्लोरोफिल की जरूरत होती है। क्लोरोफिल याद रखेंगे, क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है जो पौधों के पत्तों में पाया जाता है और जिसकी मदद से वो प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित होकर या कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, बताइए। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, बताओ भाई, कौन करता है। तो हमने पढ़ा कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। तो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल तो है नहीं, तो इसीलिए हम बेटा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। अगर आपके टीचर पूछे कि भैया हम प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं दिखाते हैं, बताओ, तो आप बताएंगे प्रकाश का संश्लेषण हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो अगर हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल होता बेटा तो हम भी अपना भोजन बना पाते, हमें भी खाना खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो वही यहां पर लिखा हुआ है। अब हम पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं भाई, क्या पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है। हाँ, अब देखो, मैंने कहा हमारा भोजन मम्मी किचन में बनाती है, रसोई घर में बनाती है। भैया पौधों के अंदर भी तो कोई ऐसा अंग होना चाहिए ना जिसके अंदर वो अपना संश्लेषण का प्रक्रिया पूरा कंप्लीट करे या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करे। तो वही कह रहे हैं क्या कि अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ है। तो आप बताएंगे बेटा पत्तों में। कहां पर, पत्तों में। उसके बाद कह रहे हैं क्या भोजन पादप में सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप के अंदर भोजन बेटा कुछ विशेष भागों में ही निर्मित होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हीं भागों में। जब पौधा छोटा होता है बेटा तो आपने देखा होगा पौधों के जो तने होते हैं वो भी हरे रंग के होते हैं। उनका जो हरा रंग होता है या फिर पत्तों का जो हरा रंग होता है वो उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसे हरित लवक के नाम से भी जानते हैं आप हिंदी में। तो वो हरित लवक हरे कलर का होता है जिसकी वजह से पत्ता, तने हरे कलर के होते हैं। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके जो पेड़ का जो स्टेम है यानी कि जो तने वगैरह हैं, शाखाएं हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं हरे नहीं रह जाते हैं, कुछ भूरे से हो जाते हैं, काले से हो जाते हैं या फिर दूसरे कलर के हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो क्लोरोफिल होता है बेटा वो समाप्त हो चुका होता है। जब पौधे छोटे होते हैं तो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से छोटे पौधे हर अंग से प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पत्ते बहुत कम होते हैं और प्रकाश संश्लेषण पूरा नहीं होगा बेटा तो फिर वो ऊर्जा कहाँ से लेंगे। तो इसीलिए उनके शरीर में जो है हरित लवक पूरे के पूरे शरीर में फैला होता है। पर अगर मैं बात करता हूँ बड़े पौधों की, तो बड़े पौधों की जो शाखाएं होती हैं, जिसे आप पेड़ बोल देते हैं बेटा, वो बहुत मोटी मोटी होती है, उसमें हरा रंग नहीं होता, सिर्फ उनके पत्ते हरे होते हैं क्योंकि उसमें ही हरित लवक पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि हरित लवक जो है वो विशेष अंगों में होते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोषण जो है या भोजन का निर्माण जो है वो अलग अलग होता है, यानी कि किसी विशेष अंग के द्वारा। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पादप यानी पौधे जो हैं उनको भी भोजन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ तो चाहिए ना। अगर मान लो आपको जो है खीर बनाना है बेटा या कोई भी दूसरी चीज़ बनानी है तो आपको कच्चा पदार्थ तो चाहिए। तो ऐसे ही
इनको भी कच्चा पदार्थ चाहिए। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ये भी सवाल उठता है कि अगर खाना बन गया तो स्थानांतरण कैसे होगा। तो चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि को। 1.2 प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी पादपों में संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो आपको बताना है। पत्तियां जो पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है, कोई आपसे पूछ ली बेटा कि पादप की खाद्य फैक्ट्री का नाम क्या है, क्या बताओगे आप? बताओ। उसका नाम है पत्ते या पत्तियां। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, यानी कि अगर आपका जो जैसे किचन होता है तो सारा सामान किचन तक पहुंचना चाहिए, वरना खाना बनेगा नहीं। तो ऐसे ही कह रहा है क्या कि सभी पोषक तत्व जो होते तत्व, जैसे जल भी हो गया और विभिन्न प्रकार के जो है पोषण तत्व जो है वो सारे के सारे वहां तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ या मूल द्वारा अवशोषित होते हैं। इनको जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है। जब बेटा जड़ के अंदर आप पानी डालते हो, मतलब एक्चुअली आप मिट्टी में पानी डालते हो, तो मिट्टी वहां की गीली हो जाती है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मिट्टी वहां की गीली हो जाती है। गीली मिट्टी का जो जूस होता है, रस होता है बेटा, वो जड़ अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो पूरा पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंचता है, खाना तैयार होता है। यही वजह होती है कि अगर आप पौधों को पानी देना बंद कर देते हो या पानी देना भूल जाते हो तो पत्ते धीरे धीरे सूखने लगते हैं, क्योंकि उसको जिस पोषण की आवश्यकता थी वो आप लगातार पहुंचा नहीं रहे हो। तो जब कभी भी पोषण की आवश्यकता होगी तो क्या करना चाहिए बताओ? पोषण की आवश्यकता होगी तो क्या करना चाहिए? उनको भोजन बनाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कोशिकाओं के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारा शरीर जो है बेटा वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, समझ में आ रहा है? तो वो कोशिकाएं किस काम में आती है? तो कहते हैं कि जिस प्रकार से आप बिल्डिंग बनाते हो, घर बनाते हो, मंदिर बनाते हो, उसको बनाने के लिए एक छोटी सी इकाई की जरूरत होती है, जिसे आप ईंट कहते हो बेटा। ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, उसके ऊपर ईंट, और डाल डालकर बना हमारा एक पूरा घर। उस घर को भी बनाने के लिए हमें 4 दीवारें बनवानी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि वो जो चारों दीवारें हैं उसको बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए आपको? ईंट। समझ में आ रहा है? तो ईंट जिस प्रकार से घर का या निर्माण करता है पूरे भवन का, ऐसे ही हमारे शरीर का निर्माण करता है कौन? कोशिकाएं। कोशिकाओं के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, हालांकि और भी बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसे आप 9th में पढ़ेंगे, पर फिलहाल 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर। क्या होता है बेटा? आउटर लेयर। आउटर लेयर में क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? आउटर लेयर में क्या होता है? यस, आउटर लेयर देखकर बताओ ना। केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, या कोशिका झिल्ली? तो वो होता है बेटा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका के अंदर जो मटेरियल्स है उनको जाने से रोकते हैं। उसके बाद है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक कहाँ होता है? सेंटर में। कोशिका द्रव्य लीकेज रोकने के लिए होता है, कोशिका झिल्ली सस्पेंड करने के लिए होता है, और केंद्रक जो है वो जल। समझ में आ रहा है? केंद्रक जो है वो सेंट्रल पार्ट जिसको जल से घिरा होता है, यानी साइटोप्लाज्म से घिरा होता है, वो होता है, और जिसमें सारी की सारी जो कोशिका की इंफॉर्मेशन है बेटा वो रहती है। इसके बाद आता है क्या कि जनरली जब ये कोशिकाएं आपको दिखाई देती है तो क्या इतने आसानी से फैले होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इनके जो कोशिकाएं हैं बेटा उनके किनारों पर या अंत पर जो है वो पाया जाता है लाइसोसोम। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक नाम है। उसके बाद ये झिल्ली है जो किसी भी पदार्थ को अंदर आने और बाहर जाने देने का काम करती है। अगर ये झिल्ली ना हो बेटा तो कोई भी वेस्ट पदार्थ जो है हमारे शरीर में चला जाए और कोई भी यूजफुल पदार्थ जो है निकल जाए। केंद्र का मुख्य काम होता है सुचारू रूप से अंग को बनाए रखना। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद केंद्र के बारे में बता दिया, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, दैट्स इट। तो ये हमारे पास जो है बेटा विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का कुछ मुख्य संरचना दिया गया है। ठीक है, बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। आपने देखा है, यहाँ पर हम हाइलाइटर यूज करते हैं। आपने देखा है कि इमारतों को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है या इमारतें ईंट से बनती है। इसी प्रकार शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मतलब इकाई की बात अगर करें तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कोशिका, जो कि कोशिका है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से। समझ में आ रहा है? एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, एक पतली बाह्य संरचना द्वारा
घिरी होती है, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली, सॉरी। इसमें केंद्र में उपस्थित जो स्पष्ट पदार्थ दिखाई देता है वो होती हैं, और बस फिर यही चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो केंद्र है वो पूरे के पूरे कोशिका को नियंत्रित रखता है। केंद्र के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार की आप कह सकते हो क्रोमोसोम्स है बेटा, वो न्यूक्लियस के डिवीजन के टाइम में ही आप देख पाते हो, जब कह सकते हो कि केंद्र का विभाजन होता है। तो अगर केंद्र का विभाजन नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हो, समझ में आ रहा है ना, कि केंद्र का विभाजन नहीं होगा तो नई कोशिका नहीं बनेगी। तो बस ये था हमारे लिए आज के लिए, बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।